दोस्तों, लालच एक ऐसी चीज़ है कि जब इंसान लालच के अंदर इस दलदल में एक बार धंस जाता है तो फिर कभी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। और दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि लालच की वजह से ना जाने कितने ही लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं, पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो चुके हैं। और सेम कुछ आज की घटना में भी ऐसा ही हुआ। एक लालच की वजह से यूँ कहें कि एक व्यक्ति की या तो ज़िंदगी चली जाती है और उसके पीछे न जाने कितनी ही ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है कि इस समय मेरी मॉम जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इस वजह से मैं आप लोग के कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, हो सकता है कोई वीडियो 1 दिन पहले रिकॉर्ड किया गया हो, 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया गया हो, यानी रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग सुन रहे हैं। और दोस्तों, इस वजह से टाइम में भी आप लोग को थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा है। कभी वीडियो 8 बजे अपलोड हो रही है, कभी 10 बजे अपलोड हो रही है, लेकिन मोस्टली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 8 बजे रात की वीडियो अपलोड की जाए। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड वो प्रदेश है जिसको हम लोग देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, इसी उत्तराखंड में एक ज़िला लगता है देहरादून। और दोस्तों, इसी देहरादून के अंतर्गत एक थाना आता है रायबला थाना। और दोस्तों, इसी रायबला थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है खाड़ गांव। और दोस्तों, इसी खाड़ गांव के अंदर एक व्यक्ति रहते हैं, जिस व्यक्ति का नाम दीपक, उम्र लगभग 34 साल के आसपास। दीपक जो कि शादीशुदा है और उसकी पत्नी है अनीता नेगी। अनीता नेगी जिसकी उम्र लगभग 31 साल के आसपास है। दीपक नेगी और अनीता नेगी जो थे, अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते थे। दीपक का एक छोटा भाई जिसका नाम जितेंद्र नेगी, उम्र लगभग 30 साल के आसपास। जितेंद्र जो भी शादीशुदा है, और उसकी पत्नी सोनी नेगी, उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास। पूरे परिवार में हंसी खुशी सब कुछ ठीक चल रहा था। अब दोस्तों, जो दीपक थे और जो जितेंद्र थे, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हर घर के अंदर शादी के बाद में भाई भाई में अलग साझा हो जाता है, इसी तरीके से इन दोनों भाइयों का भी अलग साझा हो जाता है। लेकिन दोनों ही भाइयों में भरपूर प्यार था, दोनों ही भाइयों में सब कुछ ठीक था और अच्छी तरीके से ये दोनों भाई अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। पिताजी की जो दौलत थी वो बढ़ चुकी थी, लेकिन दोनों ही भाइयों का जो कारोबार था वो भी ठीक ही ठाक था, सब कुछ ठीक चलता था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में एक तारीख आती है, 10 मई साल 2022। अब दोस्तों, इसी 10 मई साल 2022 वाले दिन जो छोटा भाई जिसका नाम जितेंद्र नेगी, जो अपने बड़े भाई के बगल में ही मकान बना के रह रहा था, रात्रि के करीब 2 बजे के आसपास इसके गेट पर कुंडी खटखटाई जाती है। अब दोस्तों, जैसे ही गेट के दरवाज़ा बोलता है, जब दरवाज़ा बोलता है तो जो जितेंद्र नेगी की पत्नी होती है सोनी नेगी, इसकी आँख खुल जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इसकी आँख खुलती है, ये घड़ी की तरफ देखती है तो घड़ी में तकरीबन 2 बजे के आसपास का समय था। अब जो सोनी थी, ये घबरा जाती है कि आखिर 2 बजे के आसपास दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। इसलिए ये अपने पति को उठाने से पहले एक बार आवाज़ देकर पूछती है कि कौन है। अब जैसे ही ये आवाज़ देती है तो बाहर से आवाज़ आती है कि सोनी दरवाज़ा खोलो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब ये जो आवाज़ थी, ये सोनी नेगी की जेठानी, जिनका नाम था अनीता नेगी, उनकी थी। अनीता नेगी की आवाज़ सुनते ही सोनी नेगी एकदम से घबरा जाती है, दरवाज़ा खोलती है। अब जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो जो अनीता नेगी होती है तुरंत भागते हुए कमरे के अंदर इंटर हो जाती है, और जो जितेंद्र नेगी था उसको भी उठाती है। और उसकी जो पत्नी थी सोनी नेगी, जितेंद्र नेगी और सोनी नेगी अपनी भाभी से पूछते हैं कि भाभी क्या हुआ। तो जो अनीता नेगी होती है कहती है कि प्लीज़ जल्दी से चलो और मेरे पति को हॉस्पिटल लेके चलो। ये दोनों लोग पूछते हैं कि भाभी बताइए सही क्या हुआ। तो उसके बाद में जो अनीता नेगी होती है ये बताती है कि दरअसल तुम्हारे बड़े भैया, जिनका नाम दीपक नेगी है, उनको हार्ट अटैक आया है, जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले चलो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अब जैसे ही ये बात जितेंद्र नेगी और सोनी नेगी सुनते हैं, ये तुरंत दौड़े दौड़े भागे भागे जो दीपक नेगी थे उनके घर पे पहुंचते हैं, यानी जो उनकी पत्नी आई थी अनीता नेगी उनके साथ में। अब जैसे ही ये लोग घर पे पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि कमरे के अंदर जो दीपक नेगी है, उसका जो शरीर है बिल्कुल ना तो कोई मूव कर रहा है, एक तरीके से ऐसा पड़ा हुआ है कि जैसे डेड बॉडी है। अब जब इस तरीके से जितेंद्र अपने भाई को दिखता है, दीपक को, तो वो एकदम से घबरा जाता है। लेकिन उससे पहले ही उसको अपने भाई के चेहरे पर चोटों के निशान साफ दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद में वो अपनी भाभी से पूछता है कि भैया के चेहरे पर चोटों के निशान कैसे हैं। तो भाभी बताती है कि दरअसल जब मैं उठी 2 बजे के आसपास का समय था, जब मैं तुम्हारे पास पहुंची हूँ उससे बस 2-4 मिनट पहले की बात है।
जैसे ही मैं उठती हूँ तो देखती क्या हूँ ये नीचे फर्श पर पड़े हुए हैं और इनके चेहरे से काफ़ी ज़्यादा खरोचों के निशान लग चुके थे, जो कि फ़र्श पे गिरने की वजह से आए थे। उसके बाद में मैंने उठाती हूँ और उठाने के बाद में मैंने बेड पर लिटाती हूँ। उसके बाद में मैंने उठाने की कोशिश करती हूँ, जगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो उसके बाद में तुम्हारे पास भागती हूँ। मुझे ऐसा डाउट है कि इन्हें हार्ट अटैक आया होगा, उसकी वजह से ये नीचे गिरे होंगे और जिसकी वजह से इनकी ये हालत हो चुकी है। अब दोस्तों जो जितेंद्र नेगी था तुरंत अपनी पत्नी के साथ में, सोनी नेगी के साथ में, और भाभी जो थी अनीता नेगी, इन तीनों के साथ में मिलकर अपने भैया को उठाता है। उठाने के बाद में सीधा ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब दोस्तों जब ये ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वहाँ पर जो डॉक्टर थे जब जितेंद्र नेगी को देखते हैं तो देखते ही उसको मृत घोषित कर देते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल इसकी तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके शरीर पर जो चोटों के निशान थे उसे देखने के बाद में डॉक्टर को भी कहीं ना कहीं संदेह होता है। इसलिए डॉक्टर जो दीपक नेगी था उसकी पत्नी अनीता नेगी से पूछते हैं कि इनके शरीर पर इस तरीके के चोटों के निशान कैसे। तो अनीता वही बात बताती है कि जब मैं उठी तो ये नीचे गिरे पड़े थे बेड से, इस वजह से शायद इनके शरीर पर चोटों के निशान आए। लेकिन दोस्तों डॉक्टर को अनीता नेगी की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि अनीता नेगी कहीं ना कहीं छुपा रही कुछ। इसलिए जो डॉक्टर होते हैं आड़ में जाकर तुरंत नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन करते हैं और फ़ोन कर सारी बात डॉक्टर्स को बता देते हैं। अब दोस्तों जब पुलिस को इस तरीके की खबर मिलती है तो पुलिस तुरंत अपने दलबल के साथ में तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में जो शव था दीपक का, उस शव को अपनी कस्टडी में लेती है और शव को कस्टडी में लेने के बाद में तुरंत उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। हालांकि जो डेड बॉडी थी उसे देखकर ये साफ प्रतीत हो रहा था कि इसको हार्ट अटैक नहीं बल्कि इसकी हत्या की गई है। क्योंकि अब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था इसलिए पुलिस भी इस मामले में कोई आगे कदम बढ़ा नहीं सकती थी। लिहाजा जो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी गई थी उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार होता है। अब दोस्तों देखते ही देखते जो वक्त था ये वक्त गुजरने लगता है और तकरीबन 13 दिन का लंबा समय गुजर जाता है और इस 13 दिन के समय के बाद में पुलिस के हाथ में दीपक की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लगती है। अब दोस्तों जैसे ही उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पुलिस पढ़ती है और बहुत बारीकी से जब उसको पढ़ती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो दीपक है, जो व्यक्ति जिसकी मौत हो चुकी है, जिसका भाई उसे एम्स हॉस्पिटल में लेके आया था अपनी भाभी के साथ में, दरअसल उसको हार्ट अटैक नहीं आया था बल्कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। अब दोस्तों जब हत्या की बात पुलिस के सामने आ जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले में डायरेक्टली जो उसकी पत्नी थी अनीता नेगी उससे पूछताछ नहीं कर सकती थी। इसलिए पुलिस और ज़्यादा पुख्ता होना चाहती थी। इसलिए पुलिस अपने एक कांस्टेबल को इस दीपक के गांव में भेजती है और ये पता करने के लिए भेजती है कि दीपक और उसकी पत्नी अनीता के बीच में रिश्ते कैसे थे। अब दोस्तों जो कांस्टेबल था जब वो गांव के अंदर जाता है, अपनी खुफिया तरीके से छानबीन करता है, तो 2 दिन के बाद ही वो पुलिस थाने में लौट आता है और लौट के आने के बाद में वो वहाँ पर बताता है कि साहब जो दीपक और अनीता थे इन दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे और लगातार इन दोनों के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े जैसी जो चीज़ें थी ये चल रही थी। और वो बताता है कि साहब गांव वाले तो यहाँ तक कह रहे थे कि जो अनीता है उसका किसी व्यक्ति के साथ में अफेयर चल रहा है। अब जैसे ही पुलिस को अफेयर की बात पता चलती है तो पुलिस सबसे पहले अनीता का मोबाइल नंबर लेती है और उस मोबाइल नंबर का CDR निकलवाती है। अब दोस्तों जब पुलिस अनीता नेगी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकालती है, जो CDR पुलिस ने निकलवाया था, उसमें पुलिस को एक ऐसा नंबर मिल जाता है कि जिस नंबर पर अनीता लगातार बात कर रही थी और इस नंबर पर घंटों घंटों बात होती थी। अब जब पुलिस को ये नंबर मिल जाता है तो पुलिस सबसे पहले इस नंबर की डिटेल निकलवाती है कि आखिर ये नंबर किसका है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, जिससे अनीता बात करती है, आखिर वो व्यक्ति कौन है। तो पता चलता है कि ये जो नंबर है किसी सत्येंद्र नेगी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास है, जो रहने वाला है श्यामपुर इलाके का। अब जब पुलिस को ये पता चलता है कि सत्येंद्र नेगी जिससे लगातार इस अनीता की बात हो रही है, उसके बाद में पुलिस सत्येंद्र नेगी और अनीता नेगी इन दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में सीधा ने पुलिस थाने लेके आती है और दोस्तों पुलिस थाने लाने के बाद में जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये दोनों पुलिस को इधर उधर की बातें बताते हैं। लेकिन उसके बाद में जब पुलिस इन दोनों को फ्रंट सीट पर बैठाती है और उसके बाद में पुलिस वाले जब अपना अंदाज़ दिखाते हैं, अच्छे से जब इनकी मेहमान नवाजी करते हैं, तो उसके बाद में ये दोनों पुलिस के सामने टूटते हैं और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसको सुनकर रिश्ते तार तार हो जाते हैं। दरअसल जो व्यक्ति सत्येंद्र नेगी जिससे अनीता नेगी लगातार बात करती थी वो पहले फ़ौज में काम करता था और उसके बाद में साल 2013 में इसने अचानक से अपनी फ़ौज की नौकरी छोड़ दी और उसके बाद में ये अपने गाँव आ गया। और दोस्तों जब ये लगभग 2 साल तक अपने घर में रहा तो इसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी थी उसमें खलल पड़ता है। लगातार आए दिन जब पति सर पे रहता है तो पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं। इस वजह से जो सत्येंद्र नेगी की पत्नी होती है वो आखिरकार सत्येंद्र नेगी से तलाक ले लेती है
उसके बाद में जो सत्येंद्र नेगी होता है वो साल 2015 में दूसरी शादी करता है और दूसरी शादी करने के बाद में अपनी पत्नी के साथ में ज़िंदगी बिताना शुरू करता है। लेकिन दोस्तों साल 2015 में ही एक काम स्टार्ट करता है जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है। अगर किसी का मकान बनना होता तो उसका ठेका लेता, किसी का विथ मटेरियल ठेका लेता, किसी का मटेरियल उनका होता तो ठेका लेता। इसी सिलसिले में साल 2021 में ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम दीपक नेगी था, जिनकी हत्या हो चुकी है, उनका मकान बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेता है और ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग 31 लाख में होता है। अब दोस्तों जब ये उनके मकान का ठेका ले लेता है, 31 लाख में ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, तो अक्सर जब इस दीपक नेगी का मकान बन रहा था तो कई बार ये अपनी साइट पे आता और उसी दौरान इसकी मुलाकात होती है अनीता नेगी से। अनीता नेगी जो कि दीपक नेगी की पत्नी थी। अब अनीता नेगी से धीरे धीरे इसकी बातचीत शुरू हो जाती है। अब दोस्तों जब अनीता और सत्येंद्र के बीच में लगातार बात हो रही थी, चूँकि एक पुरुष एक महिला जो कि अनजान है, जब उनके बीच में बातचीत या यूँ कहें कि लोग भाभी वाला रिश्ता बना लेते हैं, इस रिश्ते की कोई नींव नहीं है, कोई मजबूती नहीं है। इसी तरीके से जो सत्येंद्र और अनीता का जो रिश्ता था ये आगे बढ़ता है, जबकि ये रिश्ता भाभी कहकर सत्येंद्र अनीता को बुलाता था। लेकिन दोस्तों जब इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है तो धीरे धीरे ये जो बातचीत थी ये प्रेम प्रसंग में बदल जाती है। और जब इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो एक बार जब ये प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। जो सत्येंद्र था अक्सर अनीता से मिलने के लिए उसके घर पे जाया करता था और ये खासकर उस समय उसके घर पे जाया करता था जिस समय दीपक घर पे नहीं होता था। लगातार उससे उसके घर में ही मिलता और उसी के घर में उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन दीपक को इस बारे में कानो कान खबर नहीं चलती है। लेकिन दोस्तों कहते ना कि इश्क और मुश्क, इन चीज़ों को कितना ही छुपाया जाए, कितना ही बचाया जाए, आखिरकार सच्चाई जो होती है वो लोगों के सामने आ जाती है। आखिरकार जो दीपक का छोटा भाई होता है जितेंद्र नेगी और उसकी जो पत्नी होती है सोनी नेगी, इन दोनों को अपने जो भाई बड़े वाले भैया हैं उनकी जो पत्नी है जिनका नाम अनीता नेगी है, उनकी पूरी सच्चाई पता चल जाती है। जब इन दोनों को सच्चाई पता चलती है तो जो जितेंद्र नेगी होता है अपने बड़े भाई दीपक नेगी को बुलाता है और बुलाने के बाद में कहता है कि भैया तुम भाभी को क्यों नहीं समझाते, क्योंकि भाभी की वजह से पूरे गाँव के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। वो पूरी सच्चाई अपने बड़े भाई दीपक को बता देता है। अब दोस्तों जब दीपक जितेंद्र के मुंह से, अपने छोटे भाई के मुंह से ये बातें सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और आग बबूला होने के बाद में वो अपने घर पे पहुंचता है और अपनी पत्नी की बहुत ज़ोरदार पिटाई भी कर देता है और उसके बाद में अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा समझाता भी है और उसके ऊपर एक सख्त पहरा बिठा देता है। अब दोस्तों दीपक ने अपनी पत्नी अनीता के ऊपर सख्ती तो लगा दी थी, पहरा तो लगा दिया था, लेकिन शायद वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। जब तक उसकी जो पत्नी अनीता थी ये सत्येंद्र के प्रेम में पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी और वो उससे मिलने के लिए लगातार तड़पती रहती थी। इधर जो दीपक था ये अपनी पत्नी से इस कदर खफा हो चुका था, इस कदर नाराज़ हो चुका था कि ये अपने गम को भुलाने के लिए अब अक्सर शराब का सहारा लेता था और इसने सत्येंद्र को भी साफ साफ बोल दिया था कि अब तुम्हें मेरे घर के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम आइंदा से अगर मेरे घर के आसपास भी दिखे तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। अब दोस्तों जो सत्येंद्र था जब ये दीपक के घर पे जाता नहीं है तो इधर जो अनीता थी इसकी जो प्यास होती है, इसकी जो भूख होती है ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये किसी भी तरीके से अपने प्रेमी सत्येंद्र से मिलना चाहती है, लेकिन दोस्तों पति ने इस कदर सख्त पहरा इसके ऊपर बिठा रखा था कि ये उससे मिल ही नहीं पा रही थी। लेकिन दोस्तों जब जो दीपक था जब बहुत ज़्यादा शराब पी कर के घर पे आता है तो बहुत जल्दी ही गहरी नींद में सो जाता है। इस वजह से जो अनीता थी इसको फिर से मौका मिल जाता है। अब जब कभी भी दीपक शराब पी के आता जल्दी सो जाता, उसके बाद में तुरंत जो अनीता थी सत्येंद्र के मोबाइल पे कॉल लगाती है। कॉल लगाने के बाद में उसे मिलने के लिए अपने घर पे ही बुला लेती और घर पे बुलाती और उसके बाद में अपने पति का जो बगल वाला कमरा होता है उसी बगल वाले कमरे में इस सत्येंद्र के साथ में शारीरिक संबंध भी बनाती। अब दोस्तों जो घर के अंदर मिलना जुलना था ये शुरू हो जाता है। घर के अंदर जब मिलना जुलना शुरू हुआ तो जो सिलसिला था बस चल ही रहा था कि इसी बीच में एक तारीख आती है 10 मई साल 2022। 10 मई साल 2022 वाले दिन जो दीपक था ये बहुत ज़्यादा शराब पी के आता है और शराब पी के आने के बाद में ये अपने कमरे में जाकर जल्दी ही सो जाता है। दोस्तों जैसे ही ये सोता है इसकी जो पत्नी होती है अनीता तुरंत अपने प्रेमी सत्येंद्र को कॉल लगा देती है और उससे कहती है कि उसका पति गहरी नींद में सो चुका है, तुम बस जल्दी आ जाओ। अब जैसे ही सत्येंद्र ये बात सुनता है कि उसका पति सो चुका है, उसके मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं कि आज कई दिनों के बाद में जो दीपक था शराब पी के आया है, आज इसका फुल मस्ती करने का मूड था। उसके बाद में तुरंत अपनी प्रेमिका अनीता से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और उसके घर पे पहुंचने के बाद में ये अपनी प्रेमिका के साथ में बगल वाले कमरे में ही शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लेकिन दोस्तों इधर लगभग रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास जो दीपक था इसकी आंख खुल जाती है। अब जैसे ही इसकी आंख खुलती है तो देखता क्या है इसकी बगल में इसकी पत्नी नहीं है,
इसलिए ये उठता है, पत्नी को जा बजा ढूंढता है, हर जगह ढूंढ रहा है, बाथरूम में ढूंढ रहा है, लेकिन फिर उसके कानों में अजीब तरीके की आवाज़ आती है जो कि इसके बगल वाले कमरे से ही आ रही थी। जब इस तरीके की आवाज़ें ये सुनता है तो तुरंत उस दरवाजे पे पहुंचता है, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने के बजाय ये खिड़की से झांकने की कोशिश करता है कि आखिर इस कमरे के अंदर चल क्या रहा है। अब दोस्तों जैसे ही ये खिड़की से झांकता है तो देखता क्या है कि इसकी जो पत्नी है उसी सत्येंद्र, जो कि रिटायर्ड फौजी है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रही है। अब दोस्तों जब इस तरीके से वो अपनी पत्नी को देखता है, तुरंत दरवाज़ा तोड़ देता है, अंदर पहुंचता है और अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा बेरहमी से पिटाई करना शुरू कर देता है। अब जो सत्येंद्र था शुरू में तो भागने की कोशिश करता है, चूँकि अब जो अनीता थी उसकी निगाहों के सामने पिट रही थी, तो ये सोचता है कि अनीता को बचाया जाए, इसलिए ये अनीता को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जो जितेंद्र था जो दीपक था, जब अनीता को बचाने के लिए उसका प्रेमी सत्येंद्र आता है तो दीपक अब अनीता को तो छोड़ता है और इस सत्येंद्र की पिटाई करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों जब दीपक सत्येंद्र की पिटाई करना शुरू कर देता है तो जो अनीता थी जल्दबाजी में एक फ़ैसला लेती है, अपनी चुनरी उठाती है और अपने पति दीपक के गले में डाल देती है, जिसके बाद में ये दोनों मिलकर उस चुनरी को जब तक खींचते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। अब दोस्तों जब उस दीपक की मौत हो जाती है तो उसके बाद में जो अनीता थी इसकी एक प्लान बनाती है और प्लान के तहत इस सत्येंद्र को घर से निकाल देती है और उसके बाद में इसके शव को उठाकर किसी तरीके से बेड पर रखती है और इंतज़ार करती है रात के 2 बजने का। जैसे ही रात के 2 बजे का समय होता है तुरंत ये भागकर अपने देवर जितेंद्र के दरवाजे पर पहुंचती है और गेट खटखटाने लगती है। अब जैसे ही जितेंद्र की पत्नी सोनी नेगी दरवाज़ा खोलती है, ये घबरा कर अंदर घुसती है और तुरंत इन दोनों से कहती है कि तुम्हारे भैया को हार्ट अटैक आया है, जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले चलो। और जैसे ही ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं डॉक्टर तुरंत दीपक को मृत घोषित कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं, हत्या तो पहले ही हो चुकी थी। लेकिन डॉक्टर को कहीं ना कहीं अनीता के ऊपर शक हो जाता है, इसलिए वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। बाकी जब सत्येंद्र और अनीता जब पुलिस को ये पूरी बात बताते हैं तो पुलिस बड़ी हैरान होती है और पुलिस ये सोचती है कि आखिर इसके पति के पास में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी कमी ना हो, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी कमी थी। और यहाँ पर इस फौजी की पत्नी ऑलरेडी इसको छोड़ के जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर इस महिला ने उस फौजी के साथ मिलकर अपने पति की ज़िंदगी छीन ली और इसकी वजह से न जाने कितनी ही ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।